नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, एक साथ देखिएगा तो ही चीजें समझ में आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में जितनी भी चीजें आपको मार्क करके बताई जाएंगी कि ये चीज पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है, वो चीज तो जरूरी पढ़ लेना, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि इसके नोट्स किस तरीके से आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपकी पढ़ाई बेटर हो सकती है। वो सारी बातें हम वीडियो के बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर की। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान में अधिकार। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो इसमें हम अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, क्या अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारों का घोषणा पत्र है क्या। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और कुछ भी कार्य करने की आजादी हमें नहीं होती थी। इंडिविजुअल मतलब ये मान लो कि स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करने की आजादी नहीं होती थी। तो उस समय बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने कहा, अंग्रेजों के सामने रिक्वेस्ट किया कि हमें अधिकार चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं अधिकार दोगे तो हम लड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। और फिर उन्होंने अंग्रेजों के सामने डिमांड रखी और अधिकारों के लिए जो डिमांड रखी उसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, संविधान द्वारा प्रदान और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, आप दूसरे क्वेश्चन में इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और उनकी एक समिति थी, एक कम्युनिटी थी, तो इसलिए कहते हैं मोतीलाल नेहरू की समिति क्या थी। तो मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी, इन्होंने ही अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। तो देखिए 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग की गई, जिसे, ठीक है, जिसे नेहरू समिति कहा जाता है, जिसे नेहरू समिति कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मोतीलाल नेहरू समिति क्या है? तो मोतीलाल समिति नेहरू समिति यही है कि 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने अधिकारों की डिमांड रखी गई थी एक समिति के द्वारा, जिसको मोतीलाल नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। अब ये अधिकारों के घोषणा पत्र में था क्या? अधिकारों के घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि भाई जो कंपलसरी अधिकार है ना, इंपॉर्टेंट अधिकार है ना, वो हर एक भारतीयों को मिलना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मौलिक अधिकार मिला, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो हर एक व्यक्ति को मिला है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और इस मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी, उन्होंने इसी चीज की मांग की थी। तो अंग्रेजों ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब आपका देश आजाद हो जाएगा तो उस समय आपके संविधान में इस चीज का जो जिक्र है वो कर दिया जाएगा, है ना। तो वही सारी बातें थी, ठीक है। आगे चल के जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें मौलिक अधिकार का कंटेंट रखा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सुरक्षित कर दिया गया, ठीक है, जहाँ पे 12 से लेकर 35 में सारी बातों का जिक्र दिया हुआ है। तो आई होप सो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं और मोतीलाल नेहरू समिति क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? देखिए एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? तो दिसंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, यह पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, इसे निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मौलिक अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का मतलब क्या होता है? जिसे कुछ समय के लिए रोक देना, है ना, उसके प्रभाव को रोक देना, उसके पावर को लिमिटेड कर देना। पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता मौलिक अधिकार, लेकिन पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है। कहोगे भैया कोई एग्जांपल बताइए, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, जिस समय लोगों के मौलिक अधिकारों को ना निरस्त कर दिया गया था, एक तरीके से निलंबित कर दिया गया था। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल चला था। उसके बाद दोबारा लोगों को दे दिया गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम पूर्ण अधिकार नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में हम जा सकते हैं। इसलिए अगर कहा जाए तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो हमने क्या समझा? अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? जिसमें अधिकार लिखे गए होते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति क्या है? जिसने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी ब्रिटिश सरकार के सामने। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 1996 में लागू हुआ। और क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है? तो नहीं, इसलिए क्योंकि आपातकाल की स्थिति में से निलंबित
कर दिया जाता है। चलिए भाई, ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन, निवारक नजरबंदी क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है ना, इसलिए इसको आईएमपी में लिख देता हूं क्योंकि कई बार ये पूछा गया। निवारक नजरबंदी क्या है। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको लगता है कि ये ना खतरा पैदा कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पे शक होता है कि ये खतरा पैदा कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। और उसको जो उसका जो डाउट होता है ना, उस डाउट को जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसको छोड़ती नहीं है। तो निवारक नजरबंदी एक ऐसा निवारक नजरबंदी है, ठीक है, एक ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को जुर्म करने से रोक दिया जाता है और उसको लंबे समय तक कारागार में डाल दिया जाता है, यानी कि उसको जुर्म नहीं करने दिया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, ठीक है, और इसे ही निवारक नजरबंदी कहा जाता है। यानी कि अगर वो गैर कानूनी कार्य करने वाला है और उसके बारे में पहले ही भनक लग चुकी है तो उसको उठा के जेल में डाल दो। कब तक, जब तक कि आपका शक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है। इट मीन्स ये जुर्म करने से रोकने के लिए प्रावधान रखा गया है। अच्छा, आगे बात करते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ऊपर के जो 5 अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जो लास्ट वाला मौलिक अधिकार है जिसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम कहते हैं। ये वो अधिकार होते हैं, ये वो अधिकार है जिनको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसी अधिकार के हिसाब से हम न्यायालय में जा सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा हम दिए हैं। और ये किस में लिखा गया, अनुच्छेद 32 में लिखा गया। तो देखिए क्या लिखा है, संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, मौलिक अधिकार विशेषकर अनुच्छेद 19, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका वो लिखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, भाषण का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी स्पीच दे सकते हो, भाषण दे सकते हो। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो दूसरों के सामने, ठीक है। तो क्या लिखा है, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों को, ठीक है, विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर या प्रेस के द्वारा या छापकर या तस्वीरों के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। यानी कि सिर्फ भाषण ही देकर नहीं, बल्कि इसको किस किस तरीके से, सबसे पहले लिखकर, प्रेस के द्वारा, छापकर या फिर तस्वीरों के द्वारा या फिर अन्य किसी माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इस तरीके से इस वाले में हमने क्या पढ़ा, निवारक नजरबंदी, जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जुर्म करने से रोका जाता है। हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहते हैं। मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल की स्थिति में। और भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें आप अपनी बातों को प्रेस के द्वारा, लिखकर, ना न्यूज के द्वारा, ठीक है, और किसी माध्यम के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक प्रकार का रिट है। आप कहोगे भैया रिट क्या है। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम जाते हैं न्यायालय में, और न्यायालय जो रिपोर्ट जारी करता है, जो डॉक्यूमेंट्स जारी करता है, उसी को हम रिट कहते हैं। और उन्हीं में से, उन्हीं रिटों में सबसे पहला रिट है जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए इससे ही आप याद कर सकते हैं, क्या लिखा है, बंदी। बंदी का मतलब क्या होता है, किसी को बंधक बना लिया, है ना, बंदी बना लिया। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष करना, क्या करना, प्रस्तुत करना, किसी के सामने खड़ा करना। तो क्या कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे न्यायालय के सामने पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी जिसको बना रखे उसको प्रत्यक्ष करो, सामने प्रस्तुत करो, उसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो क्या लिखा है, न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित होना ही, हो जाना ही या करने का आदेश देना ही क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। समझ में आ रही बात है। चलिए भाई अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अभी ये चैप्टर हम अधिकारों के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मानवाधिकार की हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, टिप्पणी लिखने का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लिखिए ऐसा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको नेशनल
ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जाना जाता है, NHRC के नाम से जाना जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इस वजह से याद करके रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इस प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को ही कर दी गई थी, यानी कि अगर देखा जाए तो 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 को ही इस चीज को क्या किया गया था? प्रस्तुत कर दिया गया था। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना का 25 वर्ष पूरा किया था, यानी कि 25 वर्ष इसने कंप्लीट किया था, ठीक है। आगे, यह संविधान द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, इत्यादि चीजों की क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मतलब आपके इन अधिकारों का हनन अगर होता है तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूरा मामला चलेगा, पूरा मामला देखा जाएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें हमने समझा कि अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो उसको न्यायालय के सामने पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हमने पढ़ा, जिसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और ये 2018 में 25 वर्ष इसने पूरा किया। अच्छा, ये इसका काम क्या है? ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, इत्यादि चीजों का क्या करता है? रक्षा करने का कार्य करता है। समझ में आ गई बातें? चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं आज का प्रश्न। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आज का प्रश्न क्या है? वही वाला प्रश्न दोबारा आपके सामने पेश किया गया है। क्या? भारत कब आजाद हुआ था और 26 जनवरी और 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है, जिसको आपको करना है, आपको बताना है। अगर जिन बच्चों ने इन दोनों का आंसर ऑलरेडी दे दिया है तो वो तो ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दें, और जिन बच्चों ने दे दिया है अगला क्वेश्चन देख ले कि मैं क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र कौन से भाग में किया गया है? कौन से भाग में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। एक नया क्वेश्चन ऐड कर दिया। बाकी अगर देखिए जी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी बेहतर होगी। ऐसे बच्चे जो और भी बढ़िया बेहतर ढंग से स्टडी करना चाहते हैं, यूट्यूब से थोड़ा सा हटकर, है ना, हमारे ऐप पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए विकास स्टडी पॉइंट का ऐप, और ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला बैच, ठीक है। इस बैच का नाम है सफलता बैच 2025 और खास करके ये 11th क्लास के लिए बनाया गया है, जिसमें कंप्लीट सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी सारे चैप्टर्स के, दूसरे नंबर पे नोट्स देखने को मिलेंगे, तीसरे नंबर पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ये टॉपर्स के नोट्स होते हैं, ऐसे नोट्स जो टॉपर यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज है। अगला है सैंपल पेपर देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। डाउट क्लासेस भी देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ड्यूरिंग द एग्जाम, और एग्जाम के साथ साथ आपको कोशिश ये की जाएगी जैसे उसमें थोड़े बच्चे और हो जाते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, हर हफ्ते लाइव क्लासेस दी जाएगी, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और सबसे पहले चीज तो आप ये समझ लीजिए, जो यूट्यूब पे एड्स चलते हैं ना, इस एड्स के डिस्ट्रक्शन से आप बच जाओगे। दूसरा चीज, ऐप पे जाओगे तो सिर्फ पढ़ाई वाली चीजें करोगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें स्ट्रेटेजी बताई जाएगी किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, लाइव टू लाइव मेरे से बात कर सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो, है ना, ये सब चीज़ की फैसिलिटी आपको इस बैच में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है आप लोग के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए जी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है और इसके कितने प्रकार होते हैं, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार होता है क्या। मौलिक का मतलब होता है आवश्यक, मौलिक का मतलब क्या होता है, आवश्यक। ऐसे अधिकार जो आवश्यक अधिकार है उसको ही मौलिक अधिकार का नाम दिया जाता है। तो क्या कहोगे, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये ऐसे अधिकार है जिनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। मतलब व्यक्ति ये नहीं कि मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। एक होता है जीना और एक होता है अच्छे से जीना। तो अच्छे से जीने के लिए आपको मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए,
क्या लिखा है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि ये प्रदान किसने किया, संविधान ने किया। ठीक है, और इसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, और न्यायालय में भी कौन से न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। इसी वजह से मौलिक अधिकार की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो क्या लिखा है, ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसी को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार का नाम, उस मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए भाई, ये भी आपने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं अधिकारों की कि कितने टाइप्स के अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, देयर आर 6 टाइप, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। और इसको आप सीरियल वाइज, कई बच्चों से अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो कई बार बच्चे ना कहते हैं समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना। और जब ऊपर नीचे कर देंगे तो ये जो अनुच्छेद है ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक दिया है। क्या, समस्व शोध संस्कृति उपचार। सम का मतलब हो गया समानता, स्व का मतलब हो गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, सो का मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति मतलब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट में उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही वो अधिकार है जिसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपके इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। कौन सा अधिकार के थ्रू, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के थ्रू। और मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। समानता का अधिकार वो अधिकार होता है जो कि हमें इक्वलिटी देता है, जैसे कानून के समक्ष समानता। आप स्कूल भी जाते होंगे तो आपको, है ना, एक समान ड्रेस में बुलाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक समान ड्रेस में जाओगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में भेदभाव कम होगा या भेदभाव रहेगा ही नहीं। और जब भेदभाव नहीं होगा तो सारे बच्चे मिलजुल के पढ़ाई करेंगे। बचपन में जो बातें हमारे दिमाग में एंटर हो जाती है तो वो पूरी जिंदगी रहती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर बचपन में ही भेदभाव आपके दिमाग में चला गया तो पूरी जिंदगी भर रहेगी। इसीलिए स्कूल टाइम में कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाता जिसकी वजह से भेदभाव हुए। तो इसी वजह से समानता का अधिकार वो अधिकार है जो कि आपको इक्वलिटी का अधिकार देता है, जो कि आपको भेदभाव ना होने का अधिकार देता है, सबके साथ एक समान बर्ताव करना। कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। इसके अलावा सबको एक समान मौका मिलना, ये सब क्या है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में किसी भी स्थान पे रहने, उठने बैठने, खाने पीने, हर एक चीज का अधिकार है आपको, ठीक है। ये समानता स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे बच्चों से काम करवाना, है ना, इन सब चीजों के विरुद्ध भी हमारा अधिकार है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति जिसका आपने दुरुपयोग कर लिया या फिर जिसका आपने मिसयूज कर लिया, वो सब के सब शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध आपके पास भी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया है। साथ ही साथ बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके पास कोई भी धर्म है, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म है, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने धर्म के लिए आप जागरण करवाइए, जो मर्जी वो कराइए, आपका अधिकार है, ठीक है। बशर्ते बात इतनी है कि आपको दूसरे के धर्मों को आहत नहीं करना है ना, ये चीजें हैं। आप दूसरों के धर्मों में आस्था रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक कि आप अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में लिखा हुआ है, जो कि 25 से 28 में लिखा है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हो। इसमें खासकर विशेष उन लोगों को ध्यान दिया गया जो कि अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हर बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हो, यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अब वही चीज जो मैंने अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, सम का मतलब समानता, स्व का मतलब होता है स्वतंत्रता, सो का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स का मतलब होता है शिक्षा, संस्कृति का मतलब होता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उपचार का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, मौलिक अधिकार तो मैंने आपको समझा दिया, ये एक व्यक्ति के लिए होता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नीति का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। यानी कि राज्यों को एक डायरेक्शन दिया जाता है कि आप किस तरीके से अपने राज्य का डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें इनको ये राय दी जाती है कि आप अपने राज्यों का डेवलपमेंट करने के लिए सड़कें बनवाइए, बिजली के खंभे लगवाइए, पानी उपलब्ध कराइए, है ना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराइए, शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराइए। तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। तो क्या पूछा है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या संबंध है। तो संबंधों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, ये एक दूसरे के पूरक है। क्यों पूरक है,
क्योंकि एक दिया जाता है व्यक्ति को तो दूसरा दिया जाता है व्यक्ति के समूहों को, मतलब राज्यों को, है ना। जहां मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए मौलिक अधिकार का हम यूज कब करते हैं, जब हमें सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाना। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई डिसीजन लिया जो कि सही नहीं है, तो हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम उनके विरुद्ध प्रदर्शन करें, उनके विरुद्ध, है ना, अपनी डिमांड को रखें, ये सारी बातें रखें, जो कि आप आए दिन देखते हो न्यूज वगैरह पे। तो जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, वहीं पे नीति निरसक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। अभी जस्ट मैंने बताया नीति निरसक तत्व में बात लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको राज्यों का डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से क्या रखना है। तो वही मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाने का काम करती है, तो नीति निरसक तत्व कुछ कार्य को करने की प्रेरणा देती है। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करती है, व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार रखा गया है। वहीं नीति निरसक तत्व पूरे समाज के हितों की बात करती है, सबके लिए बनाया गया है ना। तो इस तरीके से ये संबंध देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये तो भाई आता ही आता है, तो कृपया करके इस चैप्टर में इसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए। क्या लिखा है, मौलिक अधिकार और नीति निरसक तत्व में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में किया गया है। राज्य के नीति निरसक तत्वों का जिक्र किसमें किया गया, भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है। इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो 36 से 51 में किया गया है। अब देखिए बच्चे ना इसमें से 4 लिख के चले जाते हैं। देखो भाई जब डिफरेंस पूछा जाता है 4 से 6 नंबर में तक करके इसको बढ़िया से आना है, तो क्या आपको लिखना है। अब जैसे ये भाग 3 लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के भाग 3 में किया गया है। थोड़ा लाइन बढ़ गया ना, टीचर भी तो यही चाहता है कि थोड़ी लाइनें आप लिखो, छूटते लिख देंगे भाग 3 में। ये तो चलो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आपके लिए, इसलिए हम शॉर्ट में चीजें समझाते हैं, लेकिन आपको ब्रीफ मतलब थोड़ा सा लेंदी करके लिखना है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। लाइन लिखिए पूरा, तब समझ में आएगा, है ना। इसमें भाग 4 में दिया गया है, पूरा अच्छे से लिखिए। अच्छा 12 से 35 में दिया गया है, 36 से 51 में दिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया है। कानूनी सहयोग प्राप्त है। कानूनी सहयोग का मतलब क्या है, ये कानून इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, बट इसके लिए कोई भी कानून सहयोग प्राप्त नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते हो। देखो न्यायालय में जाने की अनुमति, न्यायालय में नहीं जाने की अनुमति। मौलिक अधिकार का संबंध व्यक्तियों से होता है और इसमें इसका जो संबंध होता है समाज से होता है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए होता है और नीति निरसक तत्व जो होता है समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देता है, और इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इसका उद्देश्य होता है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। बस ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है लमसम ओवर ही हो जाएगा। रिट किसे कहते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या, मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, हनन का मतलब होता है जब कोई मानता नहीं है तो उसके लिए आर्टिकल 32 के हिसाब से आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे तो न्यायालय कुछ रिट जारी करेगी, और उस रिट को ही हम क्या कहते हैं, उस रिट को ही कहते हैं, सॉरी उस जो आदेश जारी करेगी उस आदेश को हम कहते हैं रिट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करती है उसी को हम रिट कहते हैं। तो रिटों के अगर प्रकारों की बात किया जाए तो देखो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो हालांकि देखा जाए इसके बारे में पूछता तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं 2-2 लाइन में चीजें क्लियर कर देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो मैंने बता दिया, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सामने पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। परमादेश क्या होता है, अगर कोई ऐसा अधिकारी है जो किसी ऐसे पद पर बैठा हुआ है, और बैठना तो ठीक है, साथ ही साथ उसके कार्यों के द्वारा वो अगर वो कार्य नहीं कर रहा है या फिर वो जो कार्य कर रहा है इसकी वजह से किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में न्यायालय एक रिट जारी करती है जिसके द्वारा उसको उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है, मतलब सही काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और नहीं अगर ऐसा होता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय एक रिट जारी करती है जिसको परमादेश कहते हैं, और उसके द्वारा उसको कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। निषेध आदेश का मतलब क्या होता है, निषेध आदेश एक ऐसा आदेश होता है जिसमें अगर कोई निचली अदालत कोई ऐसा आदेश सुना देती है जो कि सही नहीं है तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को निषेध कर देती है। निषेध का मतलब क्या होता है, रोक देना, है ना। आगे अधिकार परीक्षा क्या होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर आसीन है जो उसके लायक नहीं है, या फिर ये कहो कि फ्रॉड डिग्री विग्री लगा के पहुंच गया है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय एक रिट जारी करती है जिसे अधिकार परीक्षा कहते हैं, और उसके द्वारा उसको उस कार्य को करने के लिए रोक दिया जा रहा है। आप देखिए अधिकार परीक्षा का मतलब होता है एक तरीके से पूछना, अधिकारों को पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। और लास्ट में क्या लिखा है, उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट का मतलब क्या होता है कि अगर निचली अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा है जिसपे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही या फिर डिसीजन जो लिया जा रहा है वो गलत लिया जा रहा है,
तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊपरी अदालत होती है उस केस को अपने पास मंगवा लेती है, उसी को कहते हैं उत्प्रेक्षण रीट, ठीक है। और उस केस को अपने पास हस्तांतरित कर देती है, उस केस को खुद देखती है, उसी को कहते हैं उत्प्रेक्षण रीट। तो टोटल क्या हो गया, रीट के 5 प्रकार हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। देयर आर 5 टाइप ऑफ रीट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। देखिए ये तो मैंने 2-2 लाइन में बता दिया, हालांकि देखा जाए एक एक पे बहुत बड़े बड़े नोट्स बनते हैं, बट ये है कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो थोड़ी बहुत चीजें तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पूछता, बस यही पूछ लेता रीट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो बस ये चीज है। चलिए भाई, ये भी आपने समझ लिया, तो आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है आपका ओवर हो जाता है। साथ ही साथ बता दो, जिन भाइयों को नोट्स चाहिए, ठीक है, जिन भाइयों को नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है 7011912793, ठीक है, 2793। सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ना इस नोट्स को लिखिए, लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन जिसको लिखना नहीं है, प्रिंट आउट कराना है, वो 7011912793 पे मैसेज करें, कॉल नहीं करें, मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको इसका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इस नोट्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब मैसेज करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर इस चैप्टर का नोट्स आप भेजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि आपने वीडियो में बोला है। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया सर सारे का भेज दीजिए, ऐसा नहीं भेजूंगा भाई। सबसे पहले समझो ये नोट्स पेड है सारे, बट ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ सारी चीजें, इस वजह से जो जो चैप्टर कंप्लीट करते जाऊंगा सिर्फ उन्हीं चैप्टरों का मैं नोट्स भेजूंगा, ठीक है। तो आई होप तो सारी चीजें आपने देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।